ईरान से जंग खत्म भी नहीं हुई कि इसराइल ने अमेरिका से नई फरमाइश कर दी। आखिर तुर्किया को रोकने की इतनी जल्दी क्यों है? अगर इसराइल वाकई मशरिक वुस्ता की सबसे ताकतवर फौजी ताकत है तो फिर इसे तुर्किया के F-35 से इतना खौफ क्यों? नेटो का इजलास या ताकत की खुफिया नीलामी, बंद कमरों में आखिर किसके मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है? ट्रंप एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ तुर्किया, आखिर अमेरिका किसका साथ देगा और किसकी कुर्बानी देगा? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों ने मशरिक वुस्ता को एक नए और इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अस्करी बर्तरी का दावा करने वाला इसराइल आज खुद वाशिंगटन के दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। तिल अबीब को अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि एक उभरता हुआ तुर्किया भी अपनी इलाकाई बर्तरी के लिए चैलेंज दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि तुर्किया को जदीद अमरीकी जंगी टेक्नोलॉजी खसूसन F-35 लड़ाका तैयारों के इंजनों तक रसाई ना दी जाए। सवाल यह है कि अगर इसराइल खुद को खित्ते की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वत समझता है तो फिर इसे तुर्किया की फिजाई ताकत से इतना खौफ क्यों है? क्या मशरिक वुस्ता में ताकत का तवाजुन वाकई बदल रहा है? क्या ईरान के खिलाफ जंग ने इसराइल को ज्यादा महफूज बनाया है या मजीद गैर महफूज? और क्या नेटो के इजलास के पर्दे में दरअसल मशरिक वुस्ता की नई ताकतों के दरमियान असर रसूख की एक नई जंग लड़ी जा रही है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात का गहराई से जायजा लें। असल सवाल सिर्फ तुर्किया को F-35 मिलने या ना मिलने का नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या मशरिक वुस्ता में वो ताकत का तवाजुन जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसराइल की फौजी भर्तरी और अमरीकी सरपरस्ती पर कायम था, अब दरारों का शिकार हो रहा है। गजा में तवील जंग, ईरान के साथ बरह रास्त तसादुम, यमन में हौसियों की मज़ाहमत, लेबनान में मुसलसल कशीदगी और अब तुर्किया का ज़्यादा जाहराना सिफारती मौक़िफ़, ये तमाम अवामिल इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि खित्ते में ताकत की नई सफ़बंदियाँ तश्कील पा रही हैं। शायद इसीलिए इसराइल आज सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहा बल्कि वाशिंगटन से ये ज़मानत भी मांग रहा है कि खित्ते में कोई दूसरा मुल्क इसके बराबर अस्करी ताकत हासिल न कर सके। यानी जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस, पेंटागन और नेटो के इजलासों के बंद कमरों में भी लड़ी जा रही है, जहां ये फैसला हो रहा है कि आने वाले बरसों में मशरिक वुस्ता की क़यादत किसके हाथ में होगी और ताकत के तवाजुन की बागडोर किसके पास होगी। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की इसराइल मुखालिफ बढ़ती हुई और सख्त होती हुई बयानबाजी पर शिकायत लगाई है, जैसे बच्चा बड़े को शिकायत लगाता है। इसराइल ने ऐसे ही शिकायत लगाई है। ये बात जो है वो इसराइली और अमरीकी हुकाम ने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को भी रिपोर्ट की है। इस हवाले से एक्सियोस ने भी एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है, जिसके मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ये दरख्वास्त भी की कि वो इस हफ्ते अंकारा में होने वाले नेटो सरबराह इजलास के मौके पर उर्दवान से मुलाकात के दौरान तुर्किया को ऐसे जदीद हथियारों के निज़ाम फ़रोख्त करने से गुरेज करें जो तुर्क फ़िज़ाइया की जदीद कारी में मददगार साबित हों। क्योंकि ये गुफ्तगू ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जुम्मे के रोज़ हुई और इसलिए उस वक्त नेतन्याहू ट्रंप से ये अपील कर रहे हैं और बल्कि आप ये कहें कि ये मदद मांग रहे हैं कि तुर्किया से उन्हें बचाया जाए। अब क्योंकि इजलास शुरू हो चुका है, आज इजलास का पहला दिन है। गजा और ईरान से मुतल्लिक जंगों के तनाजुर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान इसराइल और तुर्किया के ताल्लुकात शदीद कशीदा हो चुके हैं। ताहम इसके बावजूद ट्रंप ने नेतन्याहू और उर्दवान दोनों के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। तुर्किया न सिर्फ अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है बल्कि खित्ते में सालिसी का भी एक अहम किरदार अदा करता है। ईरान के साथ जंग के बाद हालिया महीनों में वाशिंगटन में नेतन्याहू का सियासी असर व रसूख कमज़ोर पड़ा है। इस जंग ने एक तरफ ट्रंप की अवामी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी तरफ इनकी जानिब से जो मेगा तहरीक के हामी हैं उन्हें भी तकसीम कर दिया। ये मेगा तहरीक
جو ٹرمپ نے پیش کی تھی، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، اب یہ واضح نہیں کہ نیتن یاہو اب بھی ٹرمپ پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ ایک طرف ٹرمپ کے اردوان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکیہ کو امریکی اسلحے کی فروخت سے امریکہ کو بڑے مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج جب ترکیہ میں نیٹو کا اجلاس شروع ہوا تو نیو یارک ٹائمز نے ایک تفصیلی خبر جاری کی، اور اس خبر کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ خاص طور پر اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ترکیہ کو F-35 کے انجن فروخت کریں گے اور دیگر جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی فروخت کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کیپٹلزم کا مرکز ہے، اور اس مرکز کے اندر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، خاص طور پر اسلحہ ساز کمپنیاں موجود ہیں، جن کی بقا اسی میں ہے کہ ان کو نئے آرڈر ملے، اور جب نئے آرڈر ملتے ہیں تو کمپنیوں کو بھی بقا کا اپنا سفر طے کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کیپٹلزم کی بھی سروائیول اسی میں ہے۔ اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ترکیہ کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے ایجنڈے میں ترکیہ کے لڑاکا طیاروں کے لیے نئے انجنوں کی $700 ملین مالیت کی ممکنہ فروخت کا معاہدہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس امکان پر بھی بات ہوگی کہ نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج رکھنے والا ترکیہ دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شامل ہو سکے۔ یاد رہے کہ 2019 میں روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے بعد ترکیہ کو F-35 پروگرام سے امریکہ نے خارج کر دیا تھا۔ امریکی حکام کا موقف تھا کہ S-400 نظام کی موجودگی F-35 طیاروں کی حساس ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کے لیے سیکیورٹی خطرہ بن سکتی۔ گزشتہ ہفتے امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا تھا کہ پینٹاگون اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ روسی ساختہ میزائل دفاعی سسٹم یعنی S-400 رکھنے کے باوجود امریکہ کس طرح ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کر سکتا ہے۔ JD وینس نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کچھ قانونی تقاضے ایسے ہیں جن کے پورا ہونے کی تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ امریکی قانون کی پاسداری کی جا سکے، اور امریکی صدر نے ہمیں یہی کام سونپا ہے۔ نیتن یاہو کے نزدیک ترکیہ کو ممکنہ امریکی اسلحہ کی فروخت کو صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے سخت اور جارحانہ موقف سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ گزشتہ ہفتے اردوان نے صہیونیت کو نسل کشی پر مبنی ایک نظریہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ترکیہ کی بقا کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایک ترک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت پر مزید سخت تنقید کی۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کو ایسا بوجھ قرار دیا جسے انسانیت مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کرے۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران نیتن یاہو اور ٹرمپ کے تعلقات میں کبھی قربت رہی اور کبھی کشیدگی، تاہم ایران کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کی سفارتی کوششوں نے، جو نیتن یاہو کی توقعات کے برعکس تھی، دونوں لیڈرز کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے متعدد اعلیٰ حکام، جن میں نائب صدر JD وینس بھی شامل ہیں، نیتن یاہو پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کے نتائج کے بارے میں حد سے زیادہ خوش کن پیش گوئیاں کی تھی، جو بعد میں درست ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود توقع ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم رواں مہینے کے آخر میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ دوسری طرف یوکرین کی جنگ اور ایران کے ساتھ حالیہ تنازع کے اثرات نیٹو سربراہی اجلاس کے اہم ترین موضوعات میں شامل ہیں۔ تاہم اس سے بھی پہلے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے منگل کے روز اجلاس سے خطاب کرتے، نیٹو کے سب سے بااثر رہنما یعنی امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی اجلاس کی فضا اور سمت کا تعین کر چکے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ٹرمپ نے لکھا، یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ امریکہ اس یک طرفہ راستے پر چلتا رہے جبکہ تعلقات باہمی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی موجود نہیں تھے۔ ان کا اشارہ نیٹو کی طرف تھا۔ آج 7 جولائی 2026 سے انقرہ میں شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں
बहरे ओकियानूस के दोनों किनारों पर मुश्तमिल इस फौजी इत्तेहाद के 32 रुकनी ममालिक के रहनुमा शरीक हैं। ताहम इस इजलास से कबल ही अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादियों के दरमियान सर्द मोहरी पर मबनी ताल्लुकात इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर मंडलाने वाला सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ चुके हैं। नेटो के मुताबिक इस सरबराही इजलास में 3 बुनियादी तरजीहात पर तवज्जो दी जाएगी। पहली, दिफाई खराजात में इजाफा। दूसरी, यूरोप की दिफाई सनती सलाहियत को वुसअत देना। और तीसरी, यूक्रेन के लिए तवीलुल मुद्दती फौजी इमदाद को यकीनी बनाना। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुज़िश्ता साल नेटो के इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि वो दिफा पर अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 5% खर्च करेंगे। इसी अज़म के तहत यूरोपीय इत्तेहादियों और कनाडा ने सिर्फ 2025 में ही दिफाई अखराजात में मजमूई तौर पर 139 अरब डॉलर का इजाफा किया। ताहम इजलास की कार्रवाई पर सदर ट्रंप की इन धमकियों के साए भी छाए रहेंगे जिनमें उन्होंने अमेरिका को नेटो से अलग करने और यूरोप से अमरीकी फौजियों और अस्करी साजो सामान की वापसी का अंदिया दिया है। इसी सिलसिले में 1 मई को अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन ने ऐलान किया था कि यूरोप में अमरीकी फौजी तैनातियों का जायजा लेने के बाद जर्मनी से तकरीबन 5000 अमरीकी फौजियों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड से वाबस्ता मुमताज़ तज्जियाकार अयान लीसर के मुताबिक मेरे ख्याल में नेटो इस वक्त टूटने के दहाने पर नहीं, लेकिन ये ज़रूर एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जहां इसे गहरी और बुनियादी नोयत की तब्दीलियों और असर-ए-नौ तरतीब का सामना करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो के बारे में शकूक व शबहात कोई नई बात नहीं, ताहम ईरान के साथ हालिया तनाज़े ने इस फौजी इत्तेहाद के अंदर मौजूद इख्तलाफात को मज़ीद गहरा कर दिया है। ट्रंप बारहा अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को इस बात पर तनकीद का निशाना बना चुके हैं कि उन्होंने वाशिंगटन का फौजी साथ देने से गुरेज किया, खसूसन नाबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की अमरीकी कोशिशों में शरीक होने से इनकार कर दिया। इत्तेहाद के अंदर कशीदगी की एक और बड़ी वजह दिफाई अखराजात हैं। माहिरीन का मानना है कि अगरचे अमेरिका ने नेटो के हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, ताहम इसके इत्तेहाद से मुकम्मल तौर पर निकल जाने का इम्कान कम है, क्योंकि इस राह में कानूनी और सियासी रुकावटें मौजूद हैं, खसूसन ऐसे वक्त में जब अमेरिका अहम मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है, जिनके नतीजे में ये तय होगा कि कांग्रेस का कंट्रोल किस जमात के पास रहेगा। कानूनी तौर पर नेटो से अलहदगी इख्तियार करने के लिए ट्रंप को या तो अमरीकी सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी या फिर कांग्रेस से बाकायदा कानून मंजूर कराना होगा। मौजूदा हालात में ये दोनों इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वाशिंगटन में दोनों बड़ी सियासी जमातों के मुतअद्दिद कानून साज अब भी नेटो की भरपूर हिमायत करते हैं। अमरीकी इदारे जर्मन मार्शल फंड के मुमताज़ तज्जियाकार अयान लेसर का कहना है अमेरिका के मफाद में यही है कि वो यूरोप की सलामती में अपना किरदार बरकरार रखे और नेटो में कलीदी हैसियत कायम रखे, और वाशिंगटन में दोनों जमातों के अरकान की बड़ी तादाद भी इसी मौक़िफ़ की हामी है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक अब इस उम्मीद से तकरीबन दस्तबरदार हो चुके हैं कि माजी की तरह अमेरिका और यूरोप के दरमियान एतमाद पर मबनी ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाएंगे। ताहम वो तवक्को रखते हैं कि ये सरबराही इजलास मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए एक अहम मौका साबित होगा। बैनुल-अक़वामी तहकीकी इदारे कारेंगी एंडोमेंट फंड फॉर इंटरनेशनल पीस के यूरोप प्रोग्राम से वाबस्ता सीनियर फेलो सोफिया बेनिश के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अब सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखते हैं, और वो है ज़्यादा पेशगोई के काबिल अमरीकी पॉलिसी। उन्होंने ये हकीकत कबूल कर ली है कि यूरोप के लिए अमेरिका का अज़म तब्दील हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये तब्दीली मुनज़्ज़म और तदरीजी अंदाज में हो। उन्होंने मज़ीद कहा, इसके पीछे मौजूद खदशा बिल्कुल हकीकी है। अगर नेटो की क़यादत अमेरिका से यूरोप की तरफ मुंतकिल करने का अमल गैर मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ तो इससे दिफा और दुश्मन को रोकने यानी डेटरेंस की सलाहियत में एक ख़तरनाक खला पैदा हो सकता है। अगरचे अमेरिका की मुमकिना तौर पर कम होती हुई अस्करी मुआवनत पर यूरोप में तशवीश पाई जाती है, लेकिन यूरोपीय इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर बेदिफा भी नहीं रह जाएंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले ने एक तरफ यूरोप की दिफाई सनत की कमज़ोरी को बेनकाब किया, तो दूसरी जानिब ये भी वाज़ेह कर दिया कि नेटो के बेशतर
यूरोपीय रुकन ममालिक अहम अस्करी सलाहियतों के लिए किस हद तक अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं। इसी दौरान बहरे ओकियानूस के दोनों किनारों के ताल्लुकात में बार बार पैदा होने वाली कशीदगी, चाहे वो नेटो के अंदर इख्तलाफात हों या ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों ने यूरोप में इस सोच को मजीद तकवीत दी है कि इसे दिफाई मामलात में ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करनी चाहिए। इसी रुझान के नतीजे में 2020 से 2025 के दरमियान यूरोपीय नेटो इत्तेहादियों के दिफाई खर्चात में 62% इजाफा हुआ। इसके बावजूद यूरोप को अब भी कई अहम अस्करी सलाहियतों की कमी का सामना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आज भी तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत, इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी, सेटेलाइट पर मबनी अस्करी सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मरबूत फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम जैसे अहम शोबों में बड़ी हद तक अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं। इन दिफाई कमज़ोरियों और सलाहियती खला को पुर करना यूरोप के लिए एक तवील मुद्दती और नहायत मुश्किल चैलेंज होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की इंतहाई अहम रवायती अस्करी सलाहियतों का मुतबादिल तैयार करने के लिए तकरीबन $1 ट्रिलियन दरकार होंगे और इस मकसद के उसूल में 10 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा लग सकता है। इसके अलावा यूरोप की दिफाई सनत को भी अपनी पैदावारी सलाहियत इतनी तेज़ी से बढ़ाने में मुश्किलात का सामना है कि वो बढ़ती हुई अस्करी ज़रूरियात पूरी कर सके। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक की कई मुसल्लह अफवाज को नए एहलकार भर्ती करने और मौजूदा फौजियों को अपनी सर्विस में बरकरार रखने जैसे मसाइल का भी सामना है, जिसके बायस इनके दिफाई तैयारियों को मज़ीद पेचीदा चैलेंज दरपेश है। एक हकीकत अब तेज़ी से वाज़ेह होती जा रही है कि मशरिक़ वस्ता में आज जंग सिर्फ मिसाइलों और लड़ाका तैयारों की नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन की जंग है। इसराइल की कोशिश है कि खित्ते में कोई ऐसी मुस्लिम ताकत अस्करी एतबार से इसके बराबर ना पहुंच सके जो मुस्तकबिल में इसकी बर्तरी को चैलेंज करते। दूसरी जानिब तुर्किया खुद को एक ऐसे इलाकाई किरदार के तौर पर मनवाना चाहता है जो सिर्फ बयानात नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक असर व रसूख भी रखता हो। अमेरिका इन दोनों के दरमियान खड़ा है। एक तरफ इसका पुराना इत्तेहादी इसराइल है और दूसरी तरफ नेटो का एक अहम रुकन तुर्किया। यही वो कशमकश है जो आने वाले दिनों में सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि नेटो, यूरोप और आलमी सियासत की डायरेक्शन भी मुतय्यन कर सकती है। इसलिए ये मामला सिर्फ एक असला मुआहदे या एक सिफारती मुलाकात का नहीं बल्कि इस सवाल का है कि क्या दुनिया एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रही है जहाँ पुराने इत्तेहाद कमज़ोर और नई ताकतें ज़्यादा बाअसर होती जा रही हैं। आप इन नई ताकतों, ख़ास तौर पर मिडल पावर्स से मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं और क्या वाकई दुनिया यूनिपोलर के असर से तेज़ी से बाहर निकलती जा रही है या नहीं? तबसर में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।